Hello students, today's topic is design of experiment. The credit of evolving the technique of design of experiment goes to रोनाल्ड फिशर. रोनाल्ड फिशर ने 1923 में इस टेक्निक को फर्स्ट यूज किया था फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. रोनाल्ड फिशर realized that the traditional method used on field plots for the agriculture production on experimental basis do not give substantive results or conclusions. जो पुराने मेथड्स थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के उन्होंने सही रिजल्ट्स नहीं दिए. सो ही यूज न्यू टेक्निक दैट इज डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. The design of experiment is originated from agrarian research and its language is loaded with the agriculture terms like blocks. Blocks is referred as lands. ब्लॉक को आप क्या बोलते हैं? लैंड और प्लॉट्स. एंड ट्रीटमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रीटमेंट रेफर्ड एज फर्टिलाइजर्स और वैरायटीज. So it is first used in agriculture. Nowadays in industries, laboratory fields, education, medical, sociological experiments. So we can say कि एग्रीकल्चर के अलावा आज हर लाइफ के फील्ड में हम डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं. What is design of experiment? Design of experiment टू वर्ड से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट इज डिजाइन, सेकेंड इज एक्सपेरिमेंट. सो डिजाइन इज प्लानिंग, एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसीजर टू प्रूव द हाइपोथेसिस. फाइन. नाउ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल सेंस में. Design refers the systematic planning for collection and interpretation of data and facts. आप डिज़ाइन क्या है? एक सिस्टमैटिक प्लानिंग है, क्रमबद्ध योजना है जिससे कि आप डेटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और उनका निर्वचन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं. प्लान शुड बी डिज़ाइन केयरफुली. और प्लान्स क्या होने चाहिए? केयरफुली डिजाइन होने चाहिए. क्यों? बिकॉज एन अनसिस्टमैटिक ड्राफ्टिंग ऑफ डिजाइन में लीड द एम्बिगस कंक्लूजन्स. आपके सही कंक्लूजन निकले इसके लिए आपकी प्लानिंग बेस्ट होनी चाहिए. व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? इट इज अ प्रोसीजर adopted to test the accuracy of statistical hypothesis related to research work is known as experiment. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपने जो भी एक्यूरेसी टेस्ट के लिए प्रोसीजर यूज की है in research work, that is known as experiment. The statistical experiments are divided into two parts. First is absolute experiment, second is comparative experiment. Absolute experiment you know ये सिर्फ सर्टेन यूनिट से ही रिलेटेड होता है और कंपैरिजन के लिए आप यूज करते हैं. दैट इज द कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट. Absolute experiment, the absolute experiment is carried out to test the accuracy of certain object. Comparative experiment, it is an experiment of relative nature. Relative nature में आप क्या करते हैं? Comparison. This type of experiment conducted to compare, like the capacity of product manufactured by two or more manufacturers. दो में कंपैरिजन है. दैट इज द कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट. इन जनरल सेंस वी कैन से डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज अ वे टू केयरफुली प्लान एक्सपेरिमेंट्स इन एडवांस. दैट इज डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट रेफर्स द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ अ प्रोसेस. प्रोसेस का लॉजिकल एनालिसिस है इन विच सब्सटेंटिव इन्फ्रेंसेस आर ड्रॉन, जिससे कि आप सही निर्वचन कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेट फैक्ट्स and data. The relevant information and data should be used carefully for the purpose of formation of design. So design of experiment is a logical analysis of process. Process का आपने logical analysis किया जिससे कि आपने एडिक्वेट फैक्ट्स और डेटा कलेक्ट किए
और उनसे आपने रिजल्ट्स निकाले। और ये जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको कैसे लेनी है, केयरफुली लेनी है, जिससे कि आप डिज़ाइन बना सके। इन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स द फैक्ट्स एंड डेटा आर यूज्ड सिस्टमैटिकली सो दैट द फ्रूटफुल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी के डेवलपमेंट के लिए आप बेस्ट प्रोसेस यूज करके डेटा एंड फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मीनिंग हमने समझ लिया है, अब उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक अगर हम कोई बिल्डिंग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन प्रिपेयर करवाते हैं, उसकी प्लानिंग करवाते हैं आर्किटेक्ट से। वो आर्किटेक्ट अपने लॉजिकल एनालिसिस से अवेलेबल प्लेस है और रिसोर्सेज है उसको बेस्ट यूज़ करके हमें बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है, जिससे हम उस बिल्डिंग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। लाइकवाइज जो रोनाल्ड फिशर थे उन्होंने भी एग्रीकल्चर क्रॉप एक्सपेरिमेंट्स में डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट यूज़ किया था। ये देखिए ये पिक्चर ये बता रहा है कि उन्होंने ये जो पूरा फील्ड था उसको इन ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले उन्होंने इसकी डिज़ाइन की कि हम इस पूरे फील्ड को यू ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। देयर आफ्टर उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट्स अप्लाई किए। रोनाल्ड फिशर ने देखा कि जो भी पुराने मेथड्स थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड से उनसे रिजल्ट सही नहीं आ रहा था, तो उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करके ट्रीटमेंट्स अप्लाई किए। और यहाँ देखिए ये बताया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया पोटैटोज पे, जिसमें ट्रीटमेंट्स कौन से यूज़ किए गए, ABCDEF, और एक्स्ट्रा नाइट्रोजन और एक्स्ट्रा फास्फेट यूज़ की गई। इस टाइप से हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे रोनाल्ड फिशर ने प्रॉपर प्लानिंग करके डिफरेंट प्रोसीजर्स और मेथड्स एज वेल एज ट्रीटमेंट यूज करके सफिशिएंट डेटा कलेक्ट किए हैं, और इसे ही क्या बोला गया है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में हम 3 और मोर वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। रोनाल्ड फिशर की ये बुक है जिसका कवर पेज है द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इसमें भी आप देखेंगे कि ये स्क्वायर गिवन है, इसमें ये रो और कॉलम सारे सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं और कोई भी रो और कॉलम में कलर हमारा रिवाइज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपने जो भी डिजाइन बनाई है वो प्रॉपर प्लानिंग से बनाई है। These are the Latin squares. Next is treatments. Treatment refers to the methods used for the comparative treatment. That means जो भी आप टेस्टेबल मटेरियल यूज कर रहे हैं दैट इज योर ट्रीटमेंट्स। उसको हम ऊपर एग्जांपल से समझ रहे हैं। देखिए, इफ वी हैव टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन द प्रोडक्शन, सो दीज फर्टिलाइजर्स आर नोन एज ट्रीटमेंट। इफ वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स ऑन पेशेंट, द मेडिसिन्स आर द ट्रीटमेंट, एंड द इफेक्ट ऑफ मशीन्स on production, so these machines are the treatments. Fine. Now the next term, next is experimental unit. It refers to the subject matter of treatment which is studied for the research purpose. So we can say experimental unit is a subject matter on which treatments are applied. Example is if the experiment is related to agriculture production, तो हमारा सब्जेक्ट मैटर या एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होगी, प्लॉट फील्ड। और अगर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है मेडिसिन से तो जो पेशेंट होंगे वो होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल यूनिट। पॉपुलेशन है तो मेल और फीमेल। तो इस टाइप से हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट वो होते हैं जिसपे कि आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, दैट इज रेफर्स टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स और यूनिट्स यूज्ड फॉर द रिसर्च पर्पसेस सच एज यूनिट्स ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये सब मिलके हमारा क्या बना लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। एज यू नो
कि इंटरप्रिटेशन इज अ कंक्लूजन्स और द रिजल्ट्स, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उससे आपका क्या रिजल्ट निकला है, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन रेफर्स टू द कंक्लूजन्स and the evidence drawn on the basis of the subject matter of design of experiment. Yield, that means your output. इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने इन्वॉल्व करके जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा उससे रिजल्ट हुआ है, रिजल्टेड हुआ है, दैट इज योर यील्ड. द क्रॉप प्रोडक्शन और द आउटपुट ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ वेरियस यूनिट इज नोन एज यील्ड. नेक्स्ट इज ब्लॉक्स. एट द टाइम ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एक इन्वेस्टिगेटर नोटिस करता है कि यूनिवर्स की यूनिट सेम नहीं है, दे आर डिफर. तो उन डिफरेंट यूनिट्स में से सेम टाइप्स की यूनिट्स के ग्रुप्स फॉर्म कर लेता है, दैट इज योर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3. इनमें सेम टाइप की यूनिट्स आ जाएंगी और ये जो ग्रुप्स होंगे दीज आर द ब्लॉक्स. और इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि व्हेन द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर नॉट यूनिफॉर्म, जब आपकी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स यूनिफॉर्म नहीं है, देन वी कलेक्ट देम इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स. आप उनको ग्रुप्स के फॉर्म में ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिफॉर्मिटी. सच ग्रुप्स आर नोन एज ब्लॉक्स. The process of collecting the units in the form of groups is known as blocking. Next is experimental error. This is the unsystematic part. That means जब आप टेस्टिंग करते हैं तो उसमें आपके जो गोल्स हैं और अचीव हैं उन दोनों में जो भी डिफरेंस आ जाते हैं, these are the errors. But इसमें बेसिस क्या होता है, जो रिमेनिंग कंडीशंस होती हैं वो सेम होती हैं. That is, it refers the unsystematic part of the difference occurred at the time of testing two units. आप दो यूनिट्स को टेस्ट कर रहे हैं सेम टाइप पे और उनका क्या है, सेम टाइप है और सेम कंडीशंस हैं. हमारे पास दो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, उनकी सेम टाइप है, सेम कंडीशन है, फिर भी उनके रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाता है. दीज आर द एक्सपेरिमेंटल एरर. आपने एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे कुछ गलतियां कर दी या कुछ अपने आप एज अ कंडीशन क्रिएट हो गई हैं. दीज आर द एक्सपेरिमेंटल एरर्स. ये एरर्स दो टाइप की हो सकती हैं. फर्स्ट इज कंट्रोलेबल, सेकेंड इज अनकंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल जिसपे आप नियंत्रण करके उसको कम कर सकते हैं. नेक्स्ट अनकंट्रोलेबल जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है बट बेस्ट मेथड्स यूज करके आप उनको भी कम कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल एरर इज अ टेक्निकल टर्म यूज्ड टू एनालाइज द कॉज ऑफ डिफरेंस नॉट कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट. ये कॉज कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट इज ununiformity in the subject matter used for the experiment. That means subject matter means experimental unit. तो experimental unit same है, उसकी सारी condition same है, but initially उनमें कुछ ना कुछ difference होता है. These are the ununiformity in the subject matter used in the experiment. Possibility of errors in the measurements used at the time of experiment. आपने इन पे सेम मेजरमेंट्स यूज किए हैं बट आप जब उनको यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको एरर होने के चांसेस हो सकते हैं. केयरलेसनेस ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस. जब आप स्टैटिस्टिकल डेटा का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, फैक्ट्स इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, तो प्रोसेस ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक्स भी हो जाती हैं. रॉन्गफुल अडॉप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैथड. आपने कई बार गलत मैथड यूज़ कर लिए, हो सकता है इसलिए भी एरर हो जाए. मैथमेटिकल एरर्स और द डिफरेंस इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. तो मैथमेटिकल एरर्स भी हो सकती है. तो इस टाइप से आपने ये देखा कि एक्सपेरिमेंटल एरर्स हमारी इन से क्रिएट होती है. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए हम जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं वो प्रिसाइज और एक्यूरेट यूज़ करते हैं जिससे कि हमें एफिशिएंसी मिलती है. सो द एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट टू फाइंड आउट द
एफिशिएंसी रेशियो, आप इंटरप्रिटेशन के लिए, एफिशिएंसी के लिए ही एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस मेथड्स को यूज करते हैं जो कि आपके टारगेट को अचीव कर पाए। द एक्सपेरिमेंट विच इज फुल ऑफ प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज प्रिसीजन, इसका मीनिंग है शुद्धता। ऊपर हमने एक्सपेरिमेंटल एरर्स की बात की थी, उन एरर्स में हमने दो टाइप के एरर्स पढ़ी थी, दैट इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। जो भी कंट्रोलेबल है दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द एक्यूरेसी, आप एक्यूरेसी से उसको रिमूव कर देंगे, और जो अनकंट्रोलेबल है उसमें आप प्रिसीजन यूज करके उसको भी एफिशिएंट करते हैं। देखिए कैसे, इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स। जो भी आपकी एक्सपेरिमेंटल एरर्स है उनके कारणों का एनालिसिस किस में करते हैं हम, प्रिसीजन में करते हैं कि वो किस कारण से क्रिएट हुई है, एंड करेक्टिव मेजर्स हम अडॉप्ट कर लेते हैं टू रिमूव देम। द स्मॉलर ट्रू डिफरेंस ऑफ रिसर्च यूनिट कैन बी मेजर्ड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द एरर वेरिएंस पर यूनिट और एरर मीन्स स्क्वेयर्स। दैट मीन्स इसमें ये बोला गया है प्रिसीजन कैसे कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज P इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस। फॉर्मूला यूज करके योर डेटा कैन बी प्रिसाइज्ड, आप उनको शुद्ध बना सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या बोला गया है, अगर आप कंपैरिजन करते हैं स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट में, तो स्मॉलर यूनिट में जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे वो मोर प्रिसाइज होंगे रादर देन लार्जर यूनिट। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर है हमारे 5 डेज और ये है हमारे 5 सेकेंड्स। फाइन, 5 डेज में हमारी पोटेंशियल एरर जो होगी वो होगी 0.5, दैट मीन्स 4.5 डेज एंड 5.5 डेज के बीच में, तो ये हो गई हमारी 0.5 डेज। दैट मीन्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज 300 सेकेंड्स जो हो गई हमारी पोटेंशियल एरर हो गई। और अगर हम इसको सेकेंड्स के केस में करते हैं, 4.5 सेकेंड से लेके ये होगा हमारा 5.5 सेकेंड तक, दैट मीन्स 0.5 सेकेंड आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एरर हो गई। तो अब आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी यूनिट्स जो है बढ़ती जा रही है तो हमारी एरर्स भी बढ़ती है और स्मॉलर यूनिट्स में हमारी एरर्स कम होती है। यही चीज़ बोली जा रही है कि द स्मॉलर ट्रू डिफरेंस ऑफ रिसर्च यूनिट कैन बी मेजर्ड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द एरर यूनिट्स पर यूनिट। तो वी कैन से जितनी यूनिट्स हमारी कम होगी हमारे रिजल्ट भी उतने ही प्रिसाइज्ड होंगे, शुद्ध होंगे। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स देखिए जो भी ऊपर एरर्स की बात की गई है उन एरर्स में जो भी मैथमेटिकल या कंट्रोलेबल एरर्स हैं और जो भी बायसनेस से क्रिएट होती है सिस्टमैटिक एरर्स, उनको भी हम एक्यूरेसी से हटा सकते हैं। रेफर्स द मेथड और द स्टेप्स अडॉप्टेड टू रिमूव द बायसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। बायसेस मीन्स पक्षपात के कारण। एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दे मे बी some chances of business and accuracy suggest the method for removing such biasness। जब भी बायसनेस से या सिस्टमैटिक एरर्स आपकी क्रिएट होती है तो उसके लिए कौन सा मेथड की बताया गया है, एक्यूरेसी का मेथड बताया गया है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी और प्रिसीजन इज दैट एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितने पास में है, दैट इज योर एक्यूरेसी। एंड प्रिसीजन रेफर्स टू हाउ क्लोज टू द ईच अदर। हमने रोनाल्ड फिशर का प्लॉट फील्ड वाला एक्सपेरिमेंट देखा, उसी से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझते हैं। ये हमारे प्लॉट फील्ड्स थे इतने सारे। फाइन, अब इस प्लॉट फील्ड में हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों देखते हैं। हमने यहाँ पे टारगेट सेट कर रखा था कि 100 क्विंटल ईच प्लॉट से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, यील्ड होगा, बट इससे होता है हमारा 90,
इससे हो रहा है 70, इधर हो रहा है 75, इधर हो रहा है 80, ये हो रहा है 95, ये है 76, 72, 79, 78। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारी ट्रू वैल्यू के पास में है, ट्रू वैल्यू है हमारी 100 क्विंटल, इसके सबसे नियरेस्ट कौन सा है 95। तो ये तो हो गया हमारा एक्यूरेट, फाइन, ये है हमारा एक्यूरेट। और प्रिसीजन क्या हुआ, प्रिसीजन जो हमारी सारी यूनिट्स किसके आसपास है, वो जो भी क्लोज मेजरमेंट है दैट इज योर प्रिसीजन। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 70, 75, 76, 72, तो ये है 78, इधर है 75, तो 75 के ऑलमोस्ट ये ईच अदर एक दूसरे के पास में है, तो ये हो गया हमारा एरिया, दिस इज प्रिसीजन, फाइन। तो आपको मतलब समझ आ गया है कि प्रिसीजन में क्या होता है, वैल्यूज के आसपास का ये देखा जाता है, और एवरेज प्रोडक्शन आ गया है यहाँ पे। और एक्यूरेसी में आपने क्या देखा, जो भी हमारे ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट आया है वो ही मेजरमेंट एक्यूरेट है। और इधर देखा गया है मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हमारी क्या प्रोडक्शन दे रही है, दैट इज योर प्रिसीजन। सो प्रिसीजन सपोर्ट्स द एब्सोल्यूट एरर। प्रिसीजन हमारी किसको सपोर्ट करती है, एब्सोल्यूट एरर को, जिसको कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, P = 1 वेरिएंस। इट सपोर्ट्स द एब्सोल्यूट एरर, फाइंड। और जो एक्यूरेसी है वो सपोर्ट करती है रिलेटिव एरर को। रिलेटिव एरर दैट मीन्स आप इसमें परसेंटेज वाइज फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन मीन स्क्वायर इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन स्क्वायर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n is the number of experiments, standard deviation square equals to variance of the population। आपने ये देखा कि एक्यूरेसी में रिलेटिव एरर मेजर की गई है, यहाँ पे एवरेज निकाल के उसको एरर को आइडेंटिफाई किया गया है। हमने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मीनिंग प्लस टेक्निकल टर्म डिस्कस की थी। टुडे वी आर डिस्कसिंग द प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, डेट आर, फर्स्ट स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ वेल प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स, कि कौन सा काम कैसे, हु, व्हेन, वेयर, विच, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। बिफोर कैरिंग आउट द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट द ऑब्जेक्टिव शुड बी वेल प्लान्ड एंड डिफाइंड। द ऑब्जेक्टिव शुड बी इन रिटर्न। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिटर्न में होने चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग द एरर। और अगर आप रिटर्न में रखेंगे तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी एरर होने की। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी वेल प्लान्ड, डिफाइंड एंड इन रिटर्न। सेकेंड स्टेप इज एक्सपेरिमेंट। Experiment should also be described. That means the subject matter of experimental unit or number of experimental unit should be well defined and clear. Proper allotment of treatment to experimental unit should be made. और जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल यूनिट है उनमें कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे ये भी क्लियर होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट में हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली। फर्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, दैट इज एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स प्लस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स प्लस ट्रीटमेंट्स का अलॉटमेंट। तो ये किस में आ गया, हमारे एक्सपेरिमेंट में आ गया है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ऑफ द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड मैथड्स विच शुड बी अनबायस्ड। दैट मीन्स आपने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं, यहाँ पे आपने जो भी ट्रीटमेंट्स या मैथड डिसाइड किए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए प्रोसेस का।
और वो प्रोसेस क्या होनी चाहिए, अनबायस्ड, पक्षपात रहित होनी चाहिए। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इन समराइजेशन। परफॉर्मेंस शुड बी बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक मेजरमेंट्स। ऊपर जो भी हमने मेजरमेंट्स डिसाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग ही इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। देयर आफ्टर समराइजेशन। तो समराइजेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि हम एक्सपेरिमेंट की प्रोग्रेस प्लस एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंट जान पाए। सो वी कैन से द एक्सपेरिमेंट शुड बी समराइज्ड टू नो द प्रोग्रेस एंड द एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज एनालिसिस मैथड। द मैथड ऑफ एनालाइजिंग द एक्सपेरिमेंट शुड बी अनबायस्ड सो डेट हमारी जो भी मैथड्स हो हम विदाउट कंफ्यूजन उनको यूज कर सकें और सिमिलर टाइप की यूनिट्स के लिए सिमिलर मैथड अप्लाई करें। सो मैथड ऑफ एनालाइजिंग द एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग बट यूनिफॉर्म फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। वी कैन से एनालाइजिंग मैथड शुड बी क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन इन कंक्लूजन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट उसका इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता लग सके कि आपने रिसर्च में क्या प्रॉब्लम्स फेस की है और उनका कंक्लूजन भी करना ज़रूरी है ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके उनको रिमूव कर सके। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट द इवेल्युएशन इज नेसेसरी सो दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च आर ऑब्जर्व्ड एंड द एफर्ट्स कैन बी मेड टू रिमूव द एरर्स। This is the procedure of design of experiment, that is DOE. Principles of design of experiments. As you know, in the past or the traditional methods of the DOE was based upon mental ability, personal experiences, intuitions and imaginations, जिस पर ही based हम हमारे DOE बनाते थे। But in today's scenario, DOE is based upon certain or the specific principles or the theories. उन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड द लोकल कंट्रोल। द एस्टिमेट्स बेस्ड अपॉन दीज थ्योरीज प्रूव टू बी मोर एक्यूरेट, प्योर एंड प्रिसाइज। सो वी कैन से valid estimation of experimental error or the control of error, we use all these principles. फाइन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन। आप सब इस वर्ड से फैमिलियर है स्टैटिस्टिक्स में कि रेंडमाइजेशन और रैंडम वर्ड हम कैसे और कहाँ यूज करते हैं। रैंडम मीन्स अनसिस्टमैटिक या चोजन बाय चांस। Randomization is a process in which each and every unit of the universe have an equal chance of being chosen. Universe की सभी units के choose होने के equal chances होते हैं, that is the randomization. So principle of randomization is, under this principle the units are allocated in a way that each unit of the universe has its equal chance for the selection. In the word of Parton, principle of randomization is the term applied when the method of the selection assures each individual or the element in the universe on equal chance of being chosen. सेम है, कोई कैसे भी चूज हो सकता है, सबकी सेम प्रेफरेंस है। उसके लिए आप वेरियस मेथड्स यूज करते हैं रैंडमाइजेशन के। फर्स्ट इज लॉटरी सिस्टम, टिपेट मेथड्स, ग्रेडिंग मेथड्स, नंबर मेथड्स। भी वास्ट और मोस्ट यूज होने वाला मेथड है दैट इज टिपेट मेथड, जिसमें रैंडमाइज नंबर टेबल होती है और उसी टेबल के अकॉर्डिंग आप नंबर्स को चूज करते हैं। ये देखिए, ये हमारा फील्ड प्लॉट है जिसमें आपने ये ब्लॉक्स बना दिए हैं। फर्स्ट इज ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3, ट्रीटमेंट 4। फाइन। अब इन ट्रीटमेंट्स के आने के इक्वल चांसेस हैं। ए इधर आ गया, ए इधर आ गया, ए यहाँ आ गया, बी इधर, बी यहाँ पे भी बी आ गया, यहाँ सी, ये सी इधर, सी इधर, डी, डी और डी। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर रिपीटेशन भी हो रहा है वो आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं,
वो चूज हो गया है, इसलिए वो रिपीट हुआ है। दैट इज द रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन मेथड में हम प्री डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं, ये चांस वाला मेथड है। चांस वाइज आप इसको अलोकेट करते हैं। नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स रिपीटेशन, दोहराव। आप किसी भी ट्रीटमेंट को दोबारा यूज करते हैं। फाइन, दैट इज द रेप्लिकेशन। रेंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन में डिफरेंस इतना ही है कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे ट्रीटमेंट अप्लाई किए हैं, यहां तो क्या किए हैं, नोइंगली किए हैं। क्या किए हैं, नोइंगली किए हैं। फाइन, और यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट दोबारा अपीयर हुए हैं वो क्या हुए हैं, बाय चांस हुए हैं। यही हमारा मेन डिफरेंस है कि ट्रीटमेंट्स इसमें भी रिपीट होते हैं, इसमें हम नोइंगली रिपीट करते हैं बट इसमें बाय चांस होते हैं। अब हम नोइंगली क्यों करते हैं, अगर इसका रिपीटेशन नहीं किया जाए तो ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे वो अप्लाई है और कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई है जिससे कि आपके रिजल्ट्स प्रॉपरली नहीं आए, तो आपको वो रिजल्ट इनिशियल से दोबारा परफॉर्म करना पड़ता है। तो उसी ड्रॉबैक से बचने के लिए रेप्लिकेशन यूज किया गया है। अब रेप्लिकेशन में क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट्स को एक से ज्यादा बार अप्लाई किया जाता है। सपोज कीजिए अगर आपने 4 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे ये अप्लाई किया है, जिसमें से 2 तो आपकी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब 2 यूनिट्स हमारे पास और बची हुई है जिससे कि हम रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बेस्ट मेथड हमारा क्या होता है, रेप्लिकेशन प्लस रैंडमाइजेशन। वो आपके जो डिजाइन्स बनते हैं वो बेस्ट बनते हैं। रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये हमारा फील्ड प्लॉट है जिसकी ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स है। अब आप नोइंगली क्या करते हैं, यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट ए, जान के आप ट्रीटमेंट ए इधर यूज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ए इधर यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट बी, वो आप ये जान के यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस फील्ड प्लॉट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, तो जिसमें आप क्या कर देते हैं, उसको रिपीट कर देते हैं। सो रेप्लिकेशन मीन्स द रिपीटेशन ऑफ अ नंबर, नो द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। आप उसको क्यों करते हैं, टू नो द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। द नंबर ऑफ टाइम्स the figure repeated is known as replicated number। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपके रेप्लिकेशन का, that is to estimate the experimental error। ये देखिए अगर 2 फील्ड प्लॉट सेम हैं और उसमें आपने सेम ट्रीटमेंट भी लगाया है, लेकिन उसके क्या होंगे, यील्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके खुद की भी एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक फर्टिलिटी, सॉल्ट, मॉइस्चर। तो इन सब से क्या होगा, ये हमारी क्या क्रिएट हो जाती है, एक्सपेरिमेंटल एरर्स क्रिएट हो जाती है, जिसके चक्कर में हमें क्या करना होता है, बेस्ट रिजल्ट के लिए रेप्लिकेशन यूज करना होता है, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, टू रिड्यूस द स्टैंडर्ड एरर, ये फॉर द कॉम्प्रहेंसिव ऑफ इन्फ्रेंसेस। ज्यादा डेटा अवेलेबल हो जाएंगे जिससे कि आप कॉम्प्रहेंसिव स्टडी कर पाएंगे। स्टैंडर्ड एरर निकालने का इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज S2 क्या है हमारा, एरर वेरिएंस, और Y1 क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो आप स्टैंडर्ड एरर कैसे निकाल लेंगे, दैट इज S² अपॉन Y1। फाइन, अगर एक से ज्यादा ट्रीटमेंट्स हैं तो अब आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर के लिए S² डिवाइडेड बाय Y1 प्लस S² डिवाइडेड बाय Y2। तो इस टाइप से आप कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं। तो रेप्लिकेशन इसीलिए यूज किया जाता है कि आप मिनिमाइज कर पाए एक्सपेरिमेंटल एरर्स को और एक्यूरेसी लेके आए अपने एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। देखिए ये दोनों हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे होमोजीनियस में।
फाइन, जब भी हमारा यूनिवर्स होमोजीनियस है। बट लोकल कंट्रोल में क्या होता है, हमारा जो यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस होती है, दैट मीन्स अनयूनिफॉर्म होती है, सेम नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ब्लॉक्स क्रिएट करने पड़ते हैं यूनिफॉर्म। दैट इज, सपोज कीजिए हमारा फील्ड प्लॉट है, इस फील्ड प्लॉट में इधर हमारी फर्टिलिटी डिफरेंट है, बट यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट सेम फर्टिलिटी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस फर्टिलिटी को अलग कर देंगे और इसका बना देंगे ब्लॉक 1। इधर इससे कम फर्टिलिटी है तो इधर आ जाएगा ब्लॉक 2, और सबसे कम फर्टिलिटी हमारा आ रहा है B3 में, ब्लॉक 3 में। और उसके बाद में अब आप क्या कर देंगे, इनके प्लॉट्स बना लेंगे, इन ब्लॉक्स के क्या बना लेंगे, प्लॉट्स, और इनमें अब आप ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे विद इन द ब्लॉक और बिटवीन द ब्लॉक। So under this principle the data in the population is divided into homogeneous part। हमने आपको ऊपर बताया आप homogeneous part में divide कर देंगे। Homogeneous part is known as block। Each block is divided into plots equal to the number of treatment। ये plot कितने होंगे, जितने की आपके पास treatments available है। The allocation of the plot is made on the basis of randomization। अब जो आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक पे, उस पे आप फर्स्ट प्रिंसिपल ले लेंगे अपना रेंडमाइजेशन का। ईच ट्रीटमेंट इज वंस अपीयर इन ईच ब्लॉक। द प्रोसेस ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिकम्स मोर रिलायबल एंड कंपेरेटिव। आज हमने 3 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। तो देखिए रेंडमाइजेशन हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको आपको रेंडमाइजेशन में भी यूज करना है और लोकल कंट्रोल में भी यूज करना है। बट जो हमारी होमोजीनियस यूनिवर्स होती है उसमें हमें रेप्लिकेशन प्लस रैंडमाइजेशन दोनों को एज इट इज यूज करना होता है। बट लोकल कंट्रोल के लिए हमें सबसे पहले यूनिवर्स को होमोजीनियस बनाना होता है। टाइप्स ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, फर्स्ट है हमारा CRD, दैट इज कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। सेकंड है हमारा RBD, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। नेक्स्ट है हमारा LSD, दैट इज लेटिन स्क्वायर डिजाइन। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट टेक्निक, दैट इज द कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। नाउ अंडर दिस मेथड द ट्रीटमेंट आर allocated to various homogeneous units and the possibilities of including each unit remain equal। देखिए इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हमारी क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। सेकंड, इसमें क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ईच यूनिट रिमेन्स इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग। कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन है ये, जिसमें आप क्या करते हैं, रेंडमली चूज करते हैं ट्रीटमेंट्स को। फाइन, बट क्या होना चाहिए हमारी एक्सपेरिमेंटल यूनिट, दैट शुड बी होमोजीनियस, तभी आप इस डिजाइन को यूज करते हैं। अंडर दिस मेथड द एनालिसिस ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन बी मेड इजीली इवन इफ द रिपीटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर नॉट इक्वल। अगर आपका रिपीटेशन सेम भी नहीं है ट्रीटमेंट्स का, तब भी आप इसमें एनालिसिस इजीली कर लेते हैं। दैट इज योर कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। आपका इसमें क्या होता है, जो ब्लॉक है हमारा वो होमोजीनियस यूनिट्स में डिवाइड होता है और यहाँ पे आप एप्लीकेबल करते हैं रेंडमाइज्ड तरीके से ट्रीटमेंट्स को। सबके आने के चांसेस सेम होते हैं। सपोज कीजिए यहाँ ट्रीटमेंट 1 है, ट्रीटमेंट 2 है, ट्रीटमेंट 3 है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन, जिसमें हम लॉटरी सिस्टम, टिपेट मेथड्स, रेंडमाइज नंबर मेथड, ग्रेडिंग मेथड, इन प्रिंसिपल को यूज करके हम ये डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ लेना है, दैट इज और कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। इसकी एडवांटेज क्या है, सिंपल मैथड, इजी टू यूज,
कोई भी यूज कर लेता है इसको, फाइन। नेक्स्ट है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड देयर रिपीटेशन। अननोइंगली, अनसिस्टमैटिकली आप में चूज करेंगे तो कोई भी ट्रीटमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी बार रिपीट होगा और कौन सा ट्रीटमेंट आएगा। फ्लेक्सिबल मेथड बिकॉज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कैन बी यूज्ड इजीली। जब ये होमोजीनियस यूनिट है तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट यूज करके इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे रिजल्ट्स को। एनालिसिस इज पॉसिबल इवन इफ द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड देयर रिपीटेशंस आर नॉट इक्वल। एनालिसिस भी कर पाएंगे और कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं, कितने यूज करें और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। इन दिस मेथड द एनालिसिस इज पॉसिबल इवन इफ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर रिजेक्टेड। सपोज कीजिए आपने यहाँ बी के ये 2 पे अप्लाई किया था, अगर एक रिजेक्ट भी हो जाती है किसी कारणवश, आप अपने रिजल्ट्स इनसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। द मेथड प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम टू कैलकुलेट द एरर वेरिएंस। देखिए हम इस मेथड में अप्लाई करते हैं वन वे क्लासिफिकेशन, वन वे एनोवा, जिसमें क्या होता है आपको एरर वेरिएंस की मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आप टोटल वेरिएंस में से आप क्या करते हैं, ट्रीटमेंट वेरिएंस को लेस कर देंगे तो आपके पास मैक्सिमम एरर वेरिएंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ डिजाइन इज नॉट होमोजीनियस विच इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। आप ये मानते हैं कि हमारे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो सब होमोजीनियस है, ठीक है, उस पे आप कोई भी मटेरियल यूज करेंगे सेम रिजल्ट्स आएंगे, बट ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप अलग एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स यूज करते हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगे और एक्सपेरिमेंटल एरर होने के चांसेस हो जाएंगे नेचुरल वेरिएशन के कारण। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर स्मॉल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, not for a large number of treatments. Next is application when experimental material is small and homogeneous. ये कहाँ अप्लाई होता है? जब हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल दैट मीन्स यूनिट्स क्या हो, छोटी हो और सेम हो। ये हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। When results are to be obtained quickly during the course of experiment, if some experimental units are rejected or information is missing, तो आप यही यूज करते हैं। This method can be adopted by small agriculture farms, जहाँ पे आपको पता है प्रॉपर होमोजीनिटी है। फील्ड प्लॉट्स में यूज नहीं आता है मेथड, बिकॉज जो हमारे फील्ड प्लॉट्स हैं उनमें कहीं ना कोई वेरिएशन होता है, चाहे वो फर्टिलिटी का हो या मॉइस्चर का हो या स्लोप का हो, ये कभी भी सेम नहीं होते हैं हमारे फील्ड प्लॉट्स, इसलिए हम इसमें ये मेथड यूज नहीं करते हैं। हम इसको यूज करते हैं लैबोरेटरीज में, जहाँ पे हमारी सारी कंडीशंस प्लस एटमॉस्फेयर सब चीजें नेचुरल कंडीशन सेम होती हैं। ग्रीन हाउसेज में जो हमारी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे सारी सर्कमस्टेंसेस सेम होती हैं, वहाँ यूज करते हैं। तो इसका फर्स्ट और मेन पॉइंट ये हो गया, जहाँ पे आपकी होमोजिनिटी है वहीं यूज आएगा, अदरवाइज हेट्रोजिनिटी में ये यूज नहीं आता है। और होमोजिनिटी कौन से सेंस में होगी? जहाँ पे आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, और दैट इज लैबोरेटरीज और ग्रीन हाउसेज। मेथड ऑफ एनालिसिस, आप कैसे इसको एनालिसिस करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ एनोवा। टोटल वेरिएंस होता है हमारे पास, जिसमें से आप क्या करते हैं? वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स प्लस वेरिएंस विद इन द सैंपल्स। एरर वेरिएंस भी बोलते हैं कि विद इन द सैंपल्स आपके कितने वेरिएंस आ रहे हैं, दैट इज योर एरर वेरिएंस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये वन वे एनोवा यूज करते हैं, जिसका मेरा एक सेपरेट वीडियो है। यू कैन क्लिक ऑन आई बटन, जिससे कि आपको उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्लस थ्योरी दोनों समझ आ जाए। नेक्स्ट इज रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन।
इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज डिजाइन है इन एग्रीकल्चर। तो इस डिजाइन को फर्स्ट यूज किया था हमारा रोनाल्ड फिशर ने एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए। फाइन, क्यों किया एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में हम लेते हैं फील्ड प्लॉट्स। इन फील्ड प्लॉट्स में हेट्रोजीनिटी होती है, अनयूनिफॉर्म होते हैं, कहीं पे फर्टिलिटी ज़्यादा है, कहीं सनलाइट ज़्यादा है, कहीं सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा है, तो कहीं पे स्लोप ज़्यादा है। तो इस टाइप से जो हेट्रोजीनिटी है, उस हेट्रोजीनिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लॉकिंग करते हैं, यूनिफॉर्म ब्लॉक्स बना लेते हैं। दैट मीन्स सपोज कीजिए हम फर्टिलिटी या स्लोप के अकॉर्डिंग अगर हम अपने फील्ड को डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर स्लोप ज़्यादा है तो उसको हमने बना दिया यहाँ पे ब्लॉक 1, उससे कम स्लोप इधर है, उससे कम स्लोप इधर है और सबसे कम स्लोप ये है। बट यहाँ जो विद इन द ब्लॉक है, हमने इसको भी प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। ये क्या है? हमारे प्लॉट्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? होमोजीनिटी है, यहाँ सब तरफ स्लोप ऑलमोस्ट सेम है, इधर भी सब तरफ स्लोप सेम है, यहाँ इस ब्लॉक में भी, ब्लॉक 3 में भी स्लोप सेम है। तो अब हमने इनके भी प्लॉट्स बना दिए। अब हम ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, किसको यूज करके? रेंडमाइजेशन प्रिंसिपल को यूज करके प्लस रेप्लिकेशन को यूज करके। फाइन, तो randomized design block was first used by Professor R.A. Fisher for agriculture research. Population is divided into homogeneous part. देखिए आपने इस population को homogeneous part में divide कर दिया। In randomized block design, several treatments are applied to different blocks of land for repetition, and blocks are formed in such a way that each contain as many plots as there are treatments. After this, one plot form each of the selected randomly for each treatment. आप लॉटरी सिस्टम या टिपेट मेथड यूज करके आप यहाँ पे रेंडमाइजेशन करेंगे। ए इधर आ गया, बी यहाँ आ गया, सी और ये आ गया डी। नेक्स्ट ब्लॉक में भी आप ऐसे ही करेंगे बट रेंडमाइजेशन मेथड से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। सीआरडी और रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में बेसिक डिफरेंस यही है कि आप सीआरडी यूज करते हैं होमोजीनिटी में, बट रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन आप कहाँ पे यूज करते हैं? हेट्रोजीनिटी में, अनयूनिफॉर्मिटी में आप यूज करते हैं। अगर आपका स्लोप है वो ऐसे बढ़ेगा या फिर ऐसे बढ़ेगा, फर्टिलिटी जो है वो ऐसे बढ़ेगी या फिर ऐसे बढ़ेगी, एक ही डायरेक्शन में होगा इसमें स्टडी। दैट इज योर रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। अगर आप दो डायरेक्शन में स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, दैट इज योर लैटिन स्क्वायर डिजाइन। इसमें दोनों डायरेक्शन में हमारा एरर वेरिएंस चलता है। Advantage, the possibility of occurring error is minimum because the treatments are allocated to various blocks randomly. देखिए randomly आपने ब्लॉक वाइज एप्लीकेबल किया है ट्रीटमेंट्स को, तो आपके क्या होंगे? एरर्स कम होंगे। फाइन, method easy to lay out the design. The number of experimental units and the treatments are equal. इसमें क्या है? आपकी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स और ट्रीटमेंट सेम होते हैं बट फर्स्ट वाले में सेम नहीं होते हैं। इन दिस मेथड विच फैसिलिटेट्स द कैलकुलेशन। ये जो डिजाइन है वो सिंगल फैक्टर होता है जिसमें आप क्या करते हैं? उस फैक्टर के वेरियस लेवल्स को आप चेक करते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में। The method allows the complete flexibility because various methods of the treatments can be applied for various blocks if required. This method can be easily used for smaller as well as larger number of treatments. इसकी disadvantage, under this method larger blocks are needed for larger treatment, which increases the possibility of error. जितने ज़्यादा बड़े हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे, ब्लॉक्स होंगे, उतने ही हमारी एरर होने के चांसेस होंगे। द मैथड इज नॉट सुटेबल इफ द वेरिएशन ऑफ होल एक्सपेरिमेंटल मटीरियल इज नॉट ऑन द बोथ साइड एट द सेम टाइम। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, अगर वन डायरेक्शन में है, चाहे वो इधर हो या ऐसे हो, तो आप क्या यूज करते हैं? इसमें
RBD। और अगर दोनों डायरेक्शन में है, ऊपर और नीचे, तो आप क्या यूज करते हैं? LSD। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज द डिफरेंट रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, रेंडमाइजेशन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का डिफरेंट रिपीटेशन नहीं हो पाता है। एप्लीकेशन, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर सच एग्रीकल्चर रिसर्च। हमने फर्स्ट बताया था कि रोनाल्ड फिशर ने एग्रीकल्चर के लिए ही इस मेथड को फर्स्ट यूज किया था। Purpose, where the experimental material is relatively larger towards one direction. This method becomes effective or efficient when the number of treatments are equal to the number of the experimental units or blocks. सिंगल फैक्टर के जितने वेरियस लेवल्स लेंगे उतने ही आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन इज बेस्ड अपॉन टू-वे क्लासिफिकेशन। टू-वे क्लासिफिकेशन इनोवा का हमारा एक सेपरेट वीडियो है, यू कैन क्लिक ऑन आई बटन, जिससे कि आप उसके प्रैक्टिकल प्लस उसकी थ्योरी आप दोनों समझ पाएं। लेटिन स्क्वेयर्स हमारे इनोवा प्लस डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट दोनों में यूज आता है, तो उसके लिए ये रेफरेंस बहुत अच्छा है। एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें बताया गया है 1920s में R.A. फिशर ने फर्स्ट इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज किया था एट रॉथमस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन इन हाफनडन। रिकमेंडेड लेटिन स्क्वायर्स फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप एक्सपेरिमेंट्स। किसके लिए इसको फर्स्ट यूज किया गया? एग्रीकल्चर क्रॉप एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया गया R.A. फिशर ने 1920s में। बट जो रोनाल्ड फिशर है उससे पहले लेटिन स्क्वायर का कंसेप्ट आ चुका था इन मैथमेटिकल पेपर्स, तो उसको किसने यूज किया था? दैट इज लियोनहार्ड ऑलर। इन्होंने ही 1782 में लेटिन स्क्वायर्स को मैथमेटिकल पेपर्स में यूज किया था। इन्होंने ऐसे स्क्वायर्स यूज किए जिसमें कि लेटिन कैरेक्टर्स थे, उसका नाम क्या आ गया? लेटिन स्क्वायर। वो स्क्वायर की फॉर्म में था प्लस उसमें लेटिन कैरेक्टर्स थे। तो फर्स्ट इसको किसने यूज किया था? लियोनहार्ड ऑलर ने 1782 में। उसी के बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए डिजाइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट में एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स के लिए रोनाल्ड फिशर ने 1920s में इसको यूज किया। ऑलर के अकॉर्डिंग इसमें लेटिन कैरेक्टर्स यूज किए गए थे इस स्क्वायर में, बट आप लेटिन कैरेक्टर के अलावा इसमें अल्फाबेट्स, इंटीजर्स, नंबर्स, कलर्स, सिंबल्स, एनीथिंग यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में देखा गया कि जो रोनाल्ड फिशर ने यूज किया था वो इस टाइप से यूज किया था कलर्स का। अब आप देखेंगे कोई भी कलर, ये एक रो है और ये कॉलम है, इसमें कोई भी कलर रिपीट नहीं हो रहा है, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो। 8 का है, दैट मीन्स 8 into 8, तो ये हो गए कितने? 64 सेल्स हो गई हैं। ये 6 का है तो 6 into 6। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे। इसमें ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, जितने रोज हैं उतने ही कॉलम है और उतने ही ट्रीटमेंट्स हैं। अब कैसे पता लगा कि इसको रोनाल्ड फिशर ने यूज किया था? तो जो कैसियस कॉलेज कैम्ब्रिज है उसकी जो स्टेन ग्लास विंडो है उस पर ये पिक्चर देखने को मिलेगी, जिसमें नीचे लिखा हुआ है R.A. फिशर फेलो 1920, 26, 1943, 62, प्रेसिडेंट 1956, 59। इसमें आपको ये लेटिन स्क्वायर देखने को मिलेगा। उसी की अपोजिट साइड एंड द अपोजिट साइड ऑफ द हॉल आपको ये भी पिक्चर देखने को मिला है। दिस इज द पिक्चर ऑफ रोनाल्ड ए फिशर, दैट इज R.A. फिशर प्रमोटेड द यूज ऑफ लेटिन स्क्वायर्स इन एक्सपेरिमेंट्स while at Rothamsted and his 1935 book The Design of Experiment।
This is the cover page of the book of Ronald Fisher, The Design of Experiments, जिसमें उन्होंने ये यूज किया है. This is the 6th edition and the other is this. What are Latin squares used for? Agriculture field trials with rows and columns corresponding to actual rows and columns on the ground. One of the two directions, ये दो directions में चलता है, which are usually those rows and columns. Consequently, sticks of fertility. इसको उन्होंने फर्टिलिटी के मेजरमेंट के लिए यूज किया था. फर्स्ट उन्होंने क्या लिए? ट्रीटमेंट्स. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ रोज भी 6 होगी, कॉलम्स भी 6 होंगे और ट्रीटमेंट भी 6 होंगे. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटिन स्क्वायर. तो 1 2 3 4 5 6 तो कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 रोज हो गई और ये सारे ट्रीटमेंट है. और एरे कितने की हुई? दैट इज 6 into 6 36. इसमें क्या हो गई हैं? सेल्स हो गई हैं. फर्स्ट तो ये हो गया इसका. सेकेंड उन्होंने क्या कैलकुलेट किया है? एक्स्ट्रा नाइट्रोजन. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा फास्फेट. दैट मीन्स इसमें उन्होंने स्टडी की है 3 डायमेंशनल. लेटिन स्क्वायर इज बेस्ड अपॉन 3 डायमेंशनल क्लासिफिकेशन. तो ये देखिए कैसे उन्होंने फार्म में फॉरेस्ट्री एक्सपेरिमेंट किया था. ये यहाँ पे सेल्स गिवन है आपको, तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5 रोज हो गई. 1 2 3 4 5 कॉलम्स हो चुके हैं आपके. और ये देखिए उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है सेल्स में और ये अलग अलग उन्होंने ट्रीटमेंट्स यूज किए थे. तो ये है उसका पिक्चर जहां पे रोनाल्ड फिशर ने उसको फर्स्ट यूज किया था एज अ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. Experiment on the hillside near Baglet Forest designed by the Fisher and laid out in 1929. Latin squares meaning and characteristic. That is, Latin squares were extensively used in agriculture research trials as in experimental designs to eliminate fertile traits in 2 dimensions. Next is the Latin square is inspired by the mathematical papers. जो नेम है Latin square वो कैसे आया है? By the Leonhard Euler. Used in Latin characters as a symbol, we can use any alphabet or integers sequentially. In Latin squares, it is 3-dimensional. We use different 3 criteria. First is row, second is column, third is treatment in the form of square. So this is known as Latin square. In Latin square, the data are arranged in the square. So this is known as Latin square. It is essentially for Latin squares that the replication are equal to the number of treatments. जो भी कॉपी होगा ट्रीटमेंट का वो कितना होगा? नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स या नंबर ऑफ वैरायटीज. इफ द नंबर ऑफ वैरायटीज इज 2, so it should be 2 into 2. If the number of treatments of the varieties are 5, that it should be 5 into 5. The array of 5 into 5. Otherwise the method cannot be used. So this is the essential assumption या basis. For example, if the number of treatments are x, then the number of replication must be equal to x into x, that is x square. Next is Latin square. The first row and the column are occupied by the serial order of the alphabets or any symbol randomly. But ये arrangement कैसा होना चाहिए? But in any row or the column of alphabet will not repeat. That means each treatment occurs only once in each row or column. This is the form of Latin square. This will be in the form of square, but there should be number of rows equal to number of columns equal to number of treatments. यहाँ पे कितने ट्रीटमेंट है? 3, इसलिए 3 into 3 में होंगे. हियर हम यहाँ अरेंज कर रहे हैं सीरियल नंबर से. दैट इज A, B एंड C.
फिर देर आफ्टर बी, हाँ ए से स्टार्ट हुआ था तो ये बी से स्टार्ट होगा, बी के बाद में आएगा सी, अगेन ए, नेक्स्ट बी के बाद में सी, फिर इसके बाद में आ जाएगा ए एंड बी। तो अब आप देखेंगे इसमें या किसी भी रो में कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम 6x6 का फॉर्म करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर 1 2 3 4 5 6, अगेन 1, इधर 2 के बाद में 3 4 5 6 1 2 3 4 आ जाएगा, 4 5 6 1 2 3, 4 के बाद में 5 6 1 2 3 4, 5 के बाद में 6 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से क्या किया आपने, सिक्वेंशियली इसको फॉर्म किया है सिस्टमैटिकली। बट क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ईच कैरेक्टर विल अपीयर ओनली वंस। ये है ग्रेडियंट फर्स्ट, दैट इज कॉलम, ग्रेडियंट टू दैट इज रोज, और दीज आर द ट्रीटमेंट्स। तो इस टाइप से हमने क्या किया है, 3 डायमेंशनल स्टडी की है। 1 वे में किया था 1 फैक्टर का, 2 वे में किया था 2 फैक्टर का, इधर हमारा हो गया 3 फैक्टर 3 डायमेंशनल स्टडी इन लैटिन स्क्वायर। इन तीनों का सिमिल्टेनियसली इफेक्ट देखा जाता है और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किया जाता है। लुक स्टूडेंट्स, लैटिन स्क्वायर की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हमने सर्च किया तो हमें दिखा कि जो भी साइज ऑफ एरे है, दैट मीन्स 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, उसमें कितने लैटिन स्क्वायर्स बन सकते हैं यूजिंग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। रेंडमली 2 बाई 2 की है तो 2, नंबर ऑफ 3 बाई 3 की है तो 12, 4 बाई 4 की है तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्क्वायर्स कितने आएंगे आपके पास, 5 7 6, और 5 बाई 5 की है तो कितने आ जाएंगे, 161280 लैटिन स्क्वायर्स, और 6 बाई 6 की है तो 8128512000, 7 बाई 7 की है तो 61479419904000 लैटिन स्क्वायर्स आपके सामने आ जाएंगे। रोनाल्ड फिशर की बुक स्टैटिस्टिकल टेबल्स में ये बताया गया है, आप इतने सारे स्क्वायर्स में कौन सा स्क्वायर यूज करते हैं, दैट इज योर स्टैंडर्ड लैटिन स्क्वायर। वेरियस कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस, लेटर, सिंबल, इंटीजर्स और कलर्स कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट वे, thus the several different Latin squares can be constructed, but each symbol variety appears only once in each column or row। ये तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आउट ऑफ these Latin squares, standard square can be selected, random basis पे आप क्या सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड स्क्वायर सेलेक्ट करते हैं। डिटेल्ड लिस्ट ऑफ लैटिन स्क्वायर हैव बीन गिवन इन द बुक ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल authored by the Fishers and Yates। No formula exists for the calculation of Latin squares। The totals for larger squares are not known। अभी आपको बताया गया कि जैसे जैसे आपके स्क्वेयर्स बढ़ते जाएंगे तो उनका टोटल्स ही नोन नहीं है। फेयरली रैपिड प्रोसीजर्स फॉर द सिलेक्शन स्क्वायर ऑफ 7 by 7 have been devised by the Fishers and Yates 1953। A Latin square for use should ideally be selected at random from all possible squares of same size। We can say standard Latin square is selected randomly out of all number of Latin squares, but these all possible outcomes, these possible squares should be in same in size। Analysis of Latin square design, आप क्या analysis करते हैं,
ऊपर हमने बताया था 3 डायमेंशनल स्टडी होती है, तो इसमें 3 चीजें लेके चलते हैं, रो, कॉलम एंड ट्रीटमेंट. सो हाइपोथेसिस शुड बी वेदर ऑल द रोज आर इक्वली फर्टाइल, वेदर ऑल कॉलम्स आर इक्वली फर्टाइल, वेदर ऑल treatments are equal. As we discussed above, Latin square is used to eliminate fertile traits in 2 dimensions simultaneously. So these 3 classifications are used. Number of rows equal to number of columns equal to number of treatments. Now the constituents of Latin squares, किस किस से मिलके बना हुआ है Latin square का total sum of square. Total sum of square equal to SSC plus SSR plus SST plus SSE. SSC is sum of squares between the columns, SSR sum of squares between the rows, SST sum of squares between the treatments, SSE that is sum of squares of residual. इन चारों के टोटल से हमारा क्या बना है TSS, क्योंकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे. इज द एनोवा टेबल ऑफ लेटिन स्क्वेयर्स बिटवीन द कॉलम प्लस बिटवीन द रो प्लस बिटवीन द ट्रीटमेंट प्लस रेसिडुअल इक्वल टू क्या हो गया TSS, दैट इज टोटल सम ऑफ स्क्वेयर. Assumption in the analysis of Latin square, that is the square model assumes that the interaction between the treatments and rows and columns grouping are non-existent. That means there should be no stratification or grouping. Each treatment occurs only once in each row and column. If the interaction is present, it is possible for them to cause apparently significant difference between the treatment. This is one of the reasons why it is important to choose rows in the column of particular Latin square in random way. So grouping should be non-existent. Advantage of Latin square design, that is two-way stratification or grouping of treatments reduces the error of variance. एज यू नो हमने ऊपर ग्रुपिंग की बात की थी, ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए, बायसनेस आ जाती है और जो डिफरेंस वो सिग्निफिकेंट हो जाता है. लेटिन स्क्वायर ग्रुपिंग को रिड्यूस करता है जिससे कि एरर वेरिएंस भी हमारा रिड्यूस हो जाता है. विथ अ टू-वे ग्रुपिंग द ट्रीटमेंट्स कैन बी कंपेयर्ड सिमल्टेनियसली इन रोज एंड कॉलम्स. It is a biasless method because allocation of plots is on random basis. The Latin square design is more efficient and suitable than the randomized block designs. The Latin square design 3-dimensional generalization at column level, row level, at treatment level. The Latin square designs have a wide variety of its application in experimental work such as agriculture, industries, laboratories, greenhouse, educational, medical fields, sociology experiments, etc. Now the disadvantage, as you know, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, जो इसका एसेंशियल था, वही उसकी डिसएडवांटेज हो गई. दैट इज दिस मेथड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स must be equal to the sum of the squares number of varieties or the treatments. number of experimental units किसके बराबर होगी? x into x के. replication must be equal to the number of treatments. अगर 2 का है ट्रीटमेंट तो ये 2 ही होगा, 3 नहीं होगा. This method analysis become difficult if the number of treatments are more, generally not more than 9 or 10 treatments are taken in this method. In the cases of 12 by 2, 16 by 16, the Latin square designs become so large that the experimental units do not remain homogeneous. पर देखा था कि साइज इक्वल होने चाहिए, बट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ये होमोजीनियस नहीं रहते हैं और इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है. द लेटिन स्क्वायर इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 और मोर डिजाइन्स. जो 2 या 2 से ज़्यादा डिज़ाइन है उसको कंपेयर करना, जो लेटिन स्क्वायर्स के डिज़ाइन है उनको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है. मिसिंग yields is difficult to study. Latin square design is suitable for the cases where length shows marked trends
इनफर्टिलिटी। इसके डिसएडवांटेज है कि ये मोर एप्रोप्रिएट तभी होगा जब आप किसकी स्टडी करते हैं, ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी। For comparison of a smaller number of treatments, the number of application is found to be inadequate. The smaller number of treatments, test of randomization in Latin square is unsatisfactory. Sometimes it becomes difficult to control degree of freedom where the number of treatments are less than 5. These were the meaning, characteristics, assumptions, advantages and disadvantages of Latin squares. इसके पहले हमने वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन Latin square भी डिस्कस किया है. You can watch that video by going on playlist.